कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1 और अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का ये पहला अध्याय है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें स्वतंत्र भारत के सामने क्या चुनौतियां रही वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत की आजादी के बारे में जान लेते हैं। लंबे समय की गुलामी के बाद सभी जानते हैं कि भारत पर पहले अंग्रेजों का राज था और कई सौ साल उन्होंने भारत पर शासन किया। बाद में भारत के लोगों के प्रयत्नों से, बहुत सारे लोगों, देशभक्तों के बलिदान से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ देश को इस स्वतंत्रता के साथ कुछ समस्याएं या चुनौतियां भी मिली थी। वर्तमान समय में हम उन चुनौतियों को नहीं जानते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो वो चुनौतियां कौन सी थी, वो समस्याएं कौन सी थी, इनको जो आज के हमारे विद्यार्थी हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां क्या क्या थी। पहली थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है कौन कौन सी चुनौतियां थी, बाद में इनको विस्तार पूर्वक करेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तीसरी विकास की चुनौती। नंबर 4 शरणार्थियों की पुनर्वास की चुनौती। और 5वीं है देशी रियासतों के विलय की चुनौती। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ हमें ये चुनौतियां भी मिली जिनका भारत के लोगों को सामना करना था। उसमें पहली है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। क्या चुनौती थी ये? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह विभिन्नताओं वाला देश था। किस प्रकार की विभिन्नताएं? यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जिनकी संस्कृति का मतलब खान पान, आपका पहनावा, जिनकी संस्कृति अलग थी तथा धर्म भी अलग थी। माना जाता है कि भारत एक बहुधर्मी देश है जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये एक विभिन्नताओं वाला देश था। इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे, क्योंकि मुसलमानों ने मांग की थी कि उनके लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की जाए। तो इसी आधार पर दोनों धर्मों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे चल रहे थे। वो चित्र आप आगे देख सकते हैं जो उस समय के हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मार दिया। तो ये कुछ चित्र आपको देखकर विचलित कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। ये उस समय बहुत सारे लोगों मर जाते थे तो उनको इकट्ठा ही एक कब्र में खोदकर दबा दिया जाता था। ये भी जिस तरह से सड़कों पर लाशें पड़ी थी और फिर पुलिस जो थी उनको उठाकर ले जाती थी। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ कि जब देश में दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं तो वहाँ अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रहते? जिस देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो जब दो धर्मों के बीच खूनी दंगे जिस प्रकार से वहाँ चले और जिस तरह से कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो दंगे हुए उसमें 2.5 करोड़ के लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदू मारे गए और 2.5 लाख के लगभग उसमें ही तो कहते हैं और इतने ही मुसलमान मारे गए। तो ये एक विचलित करने वाला प्रश्न है कि जिस देश में दो धर्मों के लोग उस समय मानते हैं कि इकट्ठे नहीं रह सकते थे, वहाँ पर अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रहेंगे। अतः उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान हो। तो पहली जो चुनौती थी वो है देश के विभिन्न धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ और उस समय जो माहौल था, लोग एक दूसरे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार और काट रहे थे,
तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। तो पहली है एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। तो एक ऐसी एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान है। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता का शासन होता है, यानी कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। हमने जब देश आज़ाद हुआ तो अपने संविधान में जो शासन प्रणाली थी, किस तरह से शासन चलाया जाएगा, तो उसके लिए हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का चयन किया था, जिसमें अब जनता का शासन आने वाला था। लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का अर्थ ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें राजा का शासन होता है, इसमें राजा ही सब कुछ होता है। तो हम वो करने जा रहे थे जिस चीज़ का या जिस शासन प्रणाली का लोगों को ज्ञान नहीं, क्योंकि शुरू से ही प्राचीन काल से ही लोगों ने राजा के शासन को देखा था। उसमें राजा ही सब कुछ होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा के मंत्री ही उसे लागू करते थे और राजा ही न्याय करता था। तो ऐसी शासन प्रणाली को छोड़कर हम एक ऐसी शासन प्रणाली अपना रहे थे जिसमें सारी की सारी शक्ति जनता को देने जा रहे थे। तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जिन लोगों को एक नई शासन प्रणाली का ज्ञान नहीं होगा वे उस शासन प्रणाली को सरलता से अपना लेंगे। अतः लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता था जिस लोकतंत्र की हम स्थापना करने जा रहे थे, जब तक लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जानकारी नहीं दी जाए। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करने तो जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करने जा रहे थे उन लोगों को उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जरूरी था कि सबसे पहले कि अगर आप लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते तो ये हमारे लिए चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तो उन लोगों को जानकारी देना जरूरी था जिनके ऊपर वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू होने वाली थी। तीसरी चुनौती है विकास की चुनौती। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर भगवान ने हर चीज़ प्रदान की थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि इसे एक गरीब देश बना। यहाँ के जो संसाधन थे, यहाँ का जो धन दौलत था, जितने समय तक वो यहाँ पर रहे, जितने समय तक उन्होंने यहाँ शासन किया, लूट लूट के सब कुछ अपने देश में ले गए, इसको एक गरीब देश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का विकास करना जरूरी था। तो सबसे जो मुश्किल टाइम हमारे पास आया 15 अगस्त 1947 को, जब हम आज़ाद हुए, तो हम एक पिछड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं कि हमें एक गरीब देश मिला जिसके पास कुछ नहीं था। उस स्वतंत्रता पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी देश का विकास करना। और देश के विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सबका विकास की ऐसी नीति अपनाना जरूरी था। हमने विकास इस प्रकार से करना था देश का, अपने जो चुनौती थी हमारे सामने, ताकि कुछ वर्गों का विकास न होकर सभी का कल्याण हो सके। इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। कि आप ये मॉडल क्या है ये आपको आगे के अध्याय में बताया जाएगा। जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का मतलब है जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र साथ साथ काम, यानी कि सरकार को भी काम करना था। जब हमने देश के विकास का लक्ष्य रखा तो उसमें सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी थी और जो निजी व्यक्ति थे उनको भी अपनी भूमिका निभानी थी। देश का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास करने के लिए हमने 5-5 साल की योजनाएं बनाई। उन 5 सालों में 5 साल में क्या किया जाएगा, सबसे पहले कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। तो जो 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई उनको हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका अपनाया गया। पार्ट 2 बाद में करेंगे। धन्यवाद।